हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन। तो आज का हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि फार्माकोलॉजी को बिलोंग करता है अंडर कैटेगराइज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज क्लोरामफेनिकोल। वी विल ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है क्लोरामफेनिकोल का, और स्पेक्ट्रम क्या है इसका, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है, यूजेस क्या है और इसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है। और अभी करंटली जो क्लोरामफेनिकोल है आपकी इंडियन मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने पूरी तरह से बैन कर रखा है। तो उसका भी रीजन हम देखेंगे इस वीडियो में कि वाई क्लोरामफेनिकोल बैन इन इंडिया। ओके, और इसके अलावा कौन कौन से प्रिपरेशन अभी इंडिया में चल रहे हैं जो बैन नहीं हुए हैं, तो हम इस पूरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको कट टू कट चीजें समझ में आ जाएंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे रिगार्डिंग क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्लोरामफेनिकोल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक हमारी मिलती कहाँ से है। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक है तो उसका कोई सोर्स होगा, तो इसका भी एक सोर्स है। तो क्लोरामफेनिकोल जो हमारी एंटीबायोटिक है उसका सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुआले। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुआले इसका बैक्टीरिया है, दिस इज नेम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से हमें क्या मिलता है, एंटीबायोटिक, दिस इज क्लोरामफेनिकोल। क्लियर, एक चीज पता लग गई है हमें, जो सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुआले है। अब इसके बाद देखेंगे हम एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। देखो एक चीज हम क्लियर कर दें, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कौन सी एंटीबायोटिक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अच्छा काम करेगी, इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। तो जिस पे इफेक्टिव होगी उसको बोलते हैं हम एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। क्लियर, तो उसमें हम देखेंगे एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम में हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं, एच इन्फ्लुएंजा, एन मेनिंजाइटिस। ठीक है, और हाईली इफेक्टिव है एस टाइफी, सोलेमोनेला टाइफी। ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा, एन मेनिंजाइटिस, उसके बाद हमारा है उसके बाद हमारा है एस टाइफी, सोलेमोनेला टाइफी। ठीक है, तीन ऐसी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसपे हाईली इफेक्टिव है, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्लोरामफेनिकोल वो आपकी है सोलेमोनेला टाइफी, दिस इज। ठीक है, एंड बी पर्टूसिस, सोलेमोनेला टाइफी एंड बी पर्टूसिस पे बहुत ज्यादा एक्शन अच्छा काम करती है आपकी क्लोरामफेनिकोल। इतना आ गया समझ में हमें, ऑब्टेन कहां से किया हमें पता लग गया, एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम पता लग गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जो मेजर हमारा इशू है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का है, तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है हमारा क्लोरामफेनिकोल का। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा है, तो आप ट्राई करो समझने का, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अगर हम एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारी किस पे वर्क करेगी, वो बैक्टीरिया पे करेगी, वायरल पे नहीं। अगर वायरल पे करेगी तो वो होगी एंटीवायरल, फंगस पे करेगी तो एंटी फंगस। ठीक है, तो हमारी किस पे करेगी, बैक्टीरिया पे ही एक्शन करेगी, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी, जो आपकी प्रोटीन किसकी डैमेज कर रहा है क्लोरामफेनिकोल, वो कर रहा है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, दिस इज बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर by interfering amino acyl tRNA at the ribosomal mRNA complex। आगे समझ में, जो mRNA कॉम्प्लेक्स है उस पे जाके आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है जो बैक्टीरिया के अंदर, उसको मार देती है। हमारा अल्टीमेटली गोल क्या होता है किसी भी एंटीबायोटिक का, हम बैक्टीरिया को मारेंगे, वो चाहे जैसे मारे, हम चाहे उसकी सेल वॉल को डैमेज करें, चाहे अमीनो एसिड को डैमेज करें, या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक कर दें, या फिर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसका डीएनए को ब्रेक कर दें, कुछ ऐसा कर दें उसके बैक्टीरिया के सेल में जिससे वो ग्रोथ ना कर पाए। जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक है, हमारा मेन पर्पस यही है, हम उसकी ग्रोथ को मार रहे हैं, रोक रहे हैं, वो चाहे जैसे रोके। तो उसमें भी एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन अगर बनेगी तो अपनी ग्रोथ रेगुलर कर पाएगी, तो हमने प्रोटीन को बनने से रोक दिया है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटिंग बाय इंटरफेयरिंग अमीनो एसिड tRNA एट द राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स। क्लियर, बाइंड किससे करेगी, आपकी 50S राइबोसोमल सब यूनिट ए साइट पे बाइंड कर जाएगी। बाइंड करने के बाद वो उस प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जिससे आपकी जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पनप रही है, बैक्टीरिया बन रही है, वो नहीं बन पाएगी। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो पूरी क्लोरामफेनिकोल कैटेगरी की ड्रग है या फिर जो भी एंटीबायोटिक है, काम कैसे करती, कौन सा ग्रुप उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो नाइट्रोबेंजीन मॉइटी जो पूरा, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे क्लोरामफेनिकोल का, तो उसमें जो नाइट्रोबेंजीन आपकी मॉइटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंटी माइक्रोबियल एक्शन के लिए। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नाइट्रोबेंजीन मॉइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन,
जो आपकी एंटीबैक्टीरियल एक्शन आ रहा है आपका क्लोरामफेनिकोल का, वो किसकी वजह से आ रहा है? नाइट्रोबेंजीन मॉइटी की वजह से आपका वो एंटीबैक्टीरियल रिस्पॉन्स दे पा रही है क्लोरामफेनिकोल। ये समझ में आ गया, हमने ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे पी काइनेटिक। पी काइनेटिक मतलब फार्माकोकाइनेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फार्माकोकाइनेटिक। किसी भी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देखो इंपॉर्टेंस हर चीज होती है, चाहे वो डायनेमिक हो चाहे काइनेटिक हो, बट काइनेटिक भी इसमें एक पार्ट है, तो हम डिस्कस करेंगे क्या है काइनेटिक। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे ओरल एब्जॉर्ब, जो क्लोरामफेनिकोल है अगर आप मुंह से ले रहे हो, ओरल रूट से ले रहे हो, तो अच्छा होता है, सॉरी वो अच्छा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो ओरल में अच्छा होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे पीपीवी। पीपीवी आपका है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप पहले पीपीवी को देख लें, उसके बाद और अच्छा समझ में आ जाएगी। तो पीपीवी हमारी कितनी है? 50 to 60% आपकी है क्लोरामफेनिकोल की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्लियर? उसके बाद हमारा है वीडी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टिश्यू में ज्यादा हो रही है या फिर प्लाज्मा में ज्यादा हो रही है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी। तो वीडी आपकी है हमारी 1 लीटर पर केजी, वीडी इसका क्या है? 1 लीटर पर केजी है। उसके बाद है प्लेसेंटा क्रॉस। प्लेसेंटा क्रॉस का मतलब है लिपिड नेचर की है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्लेसेंटा बैरियर है वो किससे बना होता है? लिपिड का बना होता है, तो अगर लिपिड नेचर की ड्रग है तो इजिली क्रॉस कर जाएगी। दैट्स वाई क्लोरामफेनिकोल कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। अगर वो प्लेसेंटा को क्रॉस ना कर पाए तो ग्रे बेबी सिंड्रोम नहीं कर पाएगी, क्योंकि लिपिड नेचर नहीं होगा उसका ड्रग का, तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी वो, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड नेचर। अब उसके बाद हमारा है टी हाफ। टी हाफ पे भी हमने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, तो लिंक जो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो पहले आप देख लीजिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है और टी हाफ क्या होता है, तो आपको चीजें बेटर वे में अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो उसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है आपका 3 to 5 आवर्स, 3 से 5 घंटे जो आपकी वो ड्रग है उसका टी हाफ है क्लोरामफेनिकोल का। अब बात करते हैं हम इसकी साइड इफेक्ट, मतलब एडीआर की, जो बहुत बड़ा कंसर्न है क्लोरामफेनिकोल के साथ। क्लोरामफेनिकोल हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को दोनों को किल कर रही है, बट अब उसका रीजन क्या हुआ कि ये मार्केट इंडियन मार्केट से विड्रॉल कर ली गई। तो सबसे बड़ा इसका कंसर्न था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है एडीआर में आपका है बोन मैरो डिप्रेशन। दिस इज सिंबल ऑफ डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन से क्या होता है? आरबीसी का बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया के चांस बढ़ जाते हैं, बॉडी में आरबीसी नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो जाती है। हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी तो ऑक्सीजन डिफिसिट होता है आपके बॉडी में। नेक्स्ट आपका है ग्रे बेबी सिंड्रोम। देखो एक चीज और हम क्लियर कर दें, कोई भी ड्रग है वो अपने स्पेसिफिकेशंस के नाम से जानी जाती है, अपने काम से जानी जाती है। तो जो क्लोरामफेनिकोल सक्सिनेट है, क्लोरामफेनिकोल है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई उसके साथ ग्रे बेबी सिंड्रोम। और आई थिंक अगर ग्रे बेबी सिंड्रोम ना हुआ होता क्लोरामफेनिकोल से, तो ये इंडियन मार्केट से या फिर बहुत सारी कंट्रीज से विड्रॉल ना की गई होती, क्योंकि ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड का स्टोरेज बढ़ जाता है बॉडी में। जो हमारे न्यूनेट्स होते हैं या फिर न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं, वो फीडिंग रुक जाती है, उनकी फीडिंग रुक जाती है, और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है उनका, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका लीवर में, वो इनहिबिट हो जाता है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम बहुत ही डेंजरस, बहुत ही एक हजार्डस ट्रेजेडी हुई थी क्लोरामफेनिकोल के साथ, इसीलिए इसको विड्रॉल करना पड़ा, ठीक है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम फॉर क्लोरामफेनिकोल। नेक्स्ट हमारा क्या है? सुपर इन्फेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक के केस में सुपर इन्फेक्शन होता है, लाइक टेट्रासाइक्लिन के साथ भी सुपर इन्फेक्शन होता है और क्लोरामफेनिकोल के साथ भी सुपर इन्फेक्शन है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो आपके इंटेस्टाइन में जाके जो आपका गट फ्लोरा है, हेल्थी गट फ्लोरा है, उसको डिस्टर्ब करने लगता है। जब आपका गट फ्लोरा इंटेस्टाइन में डिस्टर्ब होने लगता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो हेल्थी बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में गट में है, वो मरने लगते हैं। जब मरने लगते हैं तो हमारे बॉडी में पैथोजेनिक अटैक अपने आप अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो 3 इसके मेजर साइड इफेक्ट है, आपका सुपर इन्फेक्शन हो गया, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, एंड आपका हो गया बोन मैरो डिप्रेशन, एनीमिया, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की, ठीक है। देखो यूजेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये वो मार्केट से विड्रॉल ही कर ली गई है, तो इसमें यूजेस का बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट नहीं है, बट आप नॉलेज के लिए देख लो यूजेस क्या है इसके। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया था प्लेसेंटा क्रॉस, लिपिड नेचर की है तभी प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है।
और लिपिड नेचर की वजह से ये मैनेज मतलब ब्रेन में काम कर रही है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर मन में होना चाहिए, अगर वो किसी भी कोई भी ड्रग लिपिड नेचर की तो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएगी इजिली और ब्रेन में भी पहुंच जाएगी आपकी। तो देखो प्लेसेंटा में भी पहुंच रही है और आपकी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो मेनिंग्स लेयर है उसको भी क्रॉस कर रही है। अगर मेनिंग्स लेयर में आपके इन्फेक्शन हो रहा है तब भी आप क्लोरामफेनिकोल को दे सकते हो, ठीक है। एनारोबिक इन्फेक्शंस लाइक आपके उन्स वगैरह होते हैं, आपके पेल्विक एब्सेस हो गया या फिर स्टमक एब्सेस हो गया, लीवर एब्सेस हो गया, तो उस केस में भी हम क्लोरामफेनिकोल का यूज कर सकते थे पहले, बट अभी नहीं है, अभी पूरी तरह से बैंड है इंडियन मार्केट में। अभी केवल क्लोरामफेनिकोल की जो एक्सटर्नल टॉपिकल प्रिपरेशन केवल उसी को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इंटेरिक फीवर, ठीक है। तो 3 मेजर इसके यूजेस हैं, इंटेरिक फीवर में देते हैं हम, पायोजेनिक इन्फेक्शन में देते हैं और एनारोबिक इन्फेक्शन में देते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। थैंक यू। प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट।